हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ब्रेन फ्लक्स में। मेरा नाम है ओपी और आज हम चालू करने वाले हैं बॉटनी का सबसे पहला चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसका लेक्चर हुआ है। आप सभी को कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने वाला है, बस एंड तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम मैं ऑलरेडी लिख के लाया हूँ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले जो हेडिंग है, जो चैप्टर का नाम है, उससे मीनिंग समझते हैं। सेल, जब हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं तो हमें दो तरीके की चीजें दिखती है। एक होता है लिविंग थिंग, दूसरे होते हैं नॉन लिविंग थिंग। अब दोनों में फर्क क्या है? ऐसा क्या चीज है जो लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग से अलग बनाता है? आपने बिल्कुल सही सोचा है, प्रेजेंस ऑफ अ सेल, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल प्रेजेंट होता है। सेल की वजह से जितने भी हमारे लाइफ प्रोसेस है, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, फूड इनटेक, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा, ये सारी चीजें सेल की वजह से पॉसिबल है। और यही सारे फंक्शंस नॉन लिविंग में एब्सेंट इसलिए भी है क्योंकि वहां पे सेल प्रेजेंट नहीं है। यानी कि ऐसा कोई भी थिंग जिसके अंदर सेल प्रेजेंट है उसको हम लोग लिविंग थिंग कहेंगे, और बाकी के जो बचे वो नॉन लिविंग। लिविंग को हम लोग एनिमेट के नाम से जानते हैं और नॉन लिविंग को हम लोग इनएनिमेट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गया? अब तो हम अपने सराउंडिंग्स में जितने भी ऑर्गेनिजम्स देखते हैं वो सेल्स के बने होंगे, इसका मतलब यही है। हाँ, वो सेल्स के बने हैं। ठीक है, तो जो मैंने अभी तक पढ़ाया उसको लिख। तो जब भी हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं तो हम दो तरीके की चीजों को देख सकते हैं। एक होता है लिविंग, ठीक है, जिसको हम लोग एनिमेट भी कहते हैं, और दूसरे होते हैं नॉन लिविंग। दूसरे कौन से होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, दूसरे होते हैं नॉन लिविंग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इनएनिमेट कहा जाता है। लिविंग के अंदर क्या प्रेजेंट है? सेल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे लिविंग के अंदर हमें प्रेजेंस ऑफ सेल देखने को मिलता है, जो कि इसको नॉन लिविंग से अलग बनाता है। तो सेल जिसमें प्रेजेंट है, क्या उसको हम लोग एनिमेट कहेंगे? बिल्कुल एनिमेट कहेंगे। और सेल जिसमें एब्सेंट है, क्या उसको हम लोग इनएनिमेट कहेंगे? बिल्कुल इनएनिमेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नोट कीजिए, पॉज करिए और नोट कीजिए। आई होप आपने लिख लिया होगा, मैं भी मिटाने जा रहा हूं। आगे चलते हैं। तो यहां तक तो हमें क्लियर हो गया कि किस तरीके से सेल का प्रेजेंस एक ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करता है कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग। ठीक है, अच्छा। अब जैसे कि मैंने आपको कहा, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कंपोज्ड ऑफ सेल्स होते हैं, यानी कि वो सेल्स के बने होते हैं। अब कई ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल के बने होते हैं, और कई ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं। जो सिंगल सेल का बना होता है उसको यूनिसेलुलर कह दिया, जो बहुत सारे सेल्स का बना है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ठीक है, तो लिखिए, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ठीक है, और अगर सिंगल सेल है तो यूनिसेलुलर, सिंगल सेल का बना है। ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सिंगल सेल है और जिसके अंदर बहुत सारे सेल है तो वो है मल्टी सेल्यूलर। अब ये सिंगल सेल का बना है और ये बहुत सारे सेल्स के बने हैं। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो। सिंगल सेल के जो यूनिसेलुलर है उनका एग्जाम्पल है अमीबा, यानी कि अमीबा एक ही सेल का बना है। दूसरा है बैक्टीरिया। बिल्कुल, बढ़िया, क्लियर हुआ यहाँ तक। इसका एग्जाम्पल तो तुम कुछ भी ले लो, मल्टी सेलुलर तो हमें बहुत सारी चीजें पता है, कॉमनली हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स कह देते हैं। ओके, डन, यहाँ तक हो गया। अब एनसीईआरटी ये कहती है क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल के बने हैं, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जितनी भी बेसिक लाइफ प्रोसेसेस है वो ये सारी
प्रोसेस एक सिंगल सेल परफॉर्म कर रही होगी। इसीलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का टैग दिया गया है। समझ में आया? क्योंकि इसमें सारे के सारे प्रोसेसेस एक सिंगल सेल कर रही है, इसीलिए इसको इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस कहा है। यानी कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, इसको किसी पे डिपेंड, कोई दूसरे सेल पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये अकेला सेल सारे फंक्शंस खुद ही परफॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो लिखेंगे क्यों? बिकॉज अ सिंगल सेल कैन कैरी all the basic life processes, all the basic लाइफ प्रोसेसेस, सारे के सारे बेसिक लाइफ प्रोसेस वो कैरी कर सकता है। वही मल्टीसेलुलर के बारे में हम ये कहते हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल्स के बने। ठीक है, जब बहुत सारे सेल्स आ जाते हैं तो सेल से टिश्यूज बन जाता है, टिश्यू से ऑर्गन बन जाता है, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, और इसी तरीके से ऑर्गन सिस्टम से एक बॉडी बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म किया जाता है, यानी कि हर एक लेवल्स को अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है। यानी कि यहाँ पे हम डिवीजन ऑफ लेबर देख सकते हैं, यानी कि काम बटा हुआ है, तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर अपने को देखने को मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर। ठीक है, नोट डाउन करिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ तक सबसे पहले हमने पढ़ा कि दो तरीके के सराउंडिंग्स में देखने को मिलते हैं, लिविंग, नॉन लिविंग। फिर हमने पढ़ा ऑर्गेनिजम्स दो तरीके के, यूनिसेलुलर, मल्टी सेल्यूलर। जब इतनी सारी बात हमने सेल्स पे करी ली है, तो आइए जानते हैं सेल है क्या एक्चुअली में। जैसे कि एक बिल्डिंग फॉर्मेशन में ब्रिक का सबसे बेसिक रोल होता है, सबसे छोटा यूनिट जो है बिल्डिंग फॉर्मेशन के लिए, जो हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, जो फ्लैट्स में हम रहते हैं, वहां पे ब्रिक बाय ब्रिक जब जोड़ते हैं तब जाके एक वॉल बनता है, बहुत सारे वॉल मिलते हैं, एक रूम बनता है, रूम से फ्लैट, देन अगेन फ्लोर्स, एंड इस तरीके से एक बिल्डिंग बनता है। उसी तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी या कोई भी ऑर्गेनिजम्स के बॉडी फॉर्मेशन में जो सबसे छोटा यूनिट आता है वो होता है सेल। क्या होता है वो होता है सेल। आइए, तो सेल क्या है? सेल एक बेसिक यानी कि छोटा सा फंडामेंटल यूनिट है। बिल्कुल, सेल क्या है? सेल एक फंडामेंटल यूनिट है। सेल एक फंडामेंटल यूनिट यानी कि बेसिक, सबसे छोटा यूनिट, स्मॉलर यूनिट भी कह सकते हैं। साथ में सेल को हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। स्ट्रक्चरल क्यों? जैसे बॉडी में, जैसे मान लो कोई भी बॉडी को शेप और स्ट्रक्चर देने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारे ऑर्गन सिस्टम से रिस्पॉन्सिबल है। ऑर्गन सिस्टम किस के बने हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, ये सब किसके बने हैं? ऑर्गन्स के बने हैं। ऑर्गन्स किसका बना है? टिश्यू का बना है। टिश्यू किसके बने हैं? सेल्स के बने हैं। तो अगर ऐसे सोचा जाए कि ये जो शेप मुझे मिला है, क्या ये मेरे सेल की वजह से हो रहा है? जब बहुत सारे सेल मिल रहे हैं तभी तो एक टिश्यू को स्ट्रक्चर मिल रहा है। ठीक है, जैसे कोई भी सेल का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा, उसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के जब बहुत सारे सेल्स मिलेंगे तो टिश्यूज बनेगा, तो टिश्यू का एक पर्टिकुलर शेप हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। ऐसे ही बहुत सारे टिश्यू मिले तो एक ऑर्गन बन गया, तो उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हो गया। तो सबसे छोटा यूनिट जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है वो सेल है, इसीलिए स्ट्रक्चरल यूनिट कहा है। यूनिट मतलब सिंगल, स्ट्रक्चरल यूनिट। अब फंक्शनल यूनिट क्यों कहा है? वही सेम बात, कोई भी ऑर्गन सिस्टम जो फंक्शन कर रही है वो बेसिक लेवल पे अगर देखा जाए तो एक सेल परफॉर्म कर रही है। ठीक है, इसीलिए उसको फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। जैसे कि यूनिसेलुलर में हम देख सकते हैं कि एक सिंगल सेल सारा फंक्शन परफॉर्म अकेले कर सकती है। ठीक है, इसीलिए वो फंक्शनल यूनिट भी है। ठीक है, तो लिखते हैं सेल के बारे में। तो सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अच्छा, तो ये हो गया हमारा सेल के बारे में।
अब हम बात करते हैं सेल, तो हमने पता चल गया क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन पुराने टाइम पे सेल को डिस्कवर करने में थोड़ा सा मुश्किल आया। क्यों? क्योंकि तब माइक्रोस्कोप इतना डिस्कवर वेल नोन मतलब वेल डेवलप नहीं बोल सकते थे। तो उस टाइम पे क्या होता था, एक गेस किया गया था। तो जो सेल है, ठीक है, उसको एक लैटिन वर्ड से लाया गया था जिसका मतलब था फ्री स्पेस। सेल का मतलब क्या था? एक फ्री स्पेस था सेल का मतलब। इसी बात को अपने दिमाग में रखते हुए रॉबर्ट हुक पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। हुआ ये था कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने कॉर्क सेल उठाया। कॉर्क सेल क्या होता है? जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उसका जो बार्क होता है, खाल, उसी में से एक होता है कॉर्क, उसका एक सेल उठाया। असल में कॉर्क सेल एक डेड सेल होता है। डेड सेल माने उसका जब तुम माइक्रोस्कोप में देखोगे तो तुम्हें सिर्फ सेल वॉल दिखेगा, ठीक है, अंदर के सारे मटेरियल गायब हो चुके होते हैं। तो जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में कॉर्क सेल को दिखा तो उन्हें सिर्फ सेल वॉल दिखाई दिया, अंदर खोखला दिखा उन्हें। और एक तो उन्हें खोखला दिखा, दूसरी तरफ उनके दिमाग में ये था कि सेल जो है लैटिन वर्ड से लाया गया है फ्री स्पेस। तो उन्होंने कंक्लूड कर दिया कि कॉर्क सेल, हाँ, जो वो देख रहे हैं वो एक सेल है। लेकिन असल में उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? एक डेड सेल को डिस्कवर किया था। इसीलिए सेल की डिस्कवरी में हेडिंग डालेंगे सेल डिस्कवरी। तो सेल के डिस्कवरी में फर्स्ट डेड सेल को किसने डिस्कवर किया था? फर्स्ट डेड सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था फर्स्ट डेड सेल को। उन्होंने किस पे स्टडी की थी? उन्होंने स्टडी की थी कॉर्क सेल पे। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि जो कॉर्क सेल है वो एक हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर में दिख रहा है, ठीक है, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उन्हें, विथ एम्प्टी स्पेस, विथ एम्प्टी कंपार्टमेंट्स। इस तरीके से उन्हें खाली कंपार्टमेंट्स देखने को, इस तरीके से उन्हें खाली कंपार्टमेंट्स देखने को मिला, ठीक है। तो फर्स्ट डेड सेल रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, स्टडी उन्होंने किया थी कॉर्क सेल पे, उन्हें हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिला। जैसे कि तुम इस तरीके से देख सकते हो, हेक्सागन शेप का, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से तुम देख सकते हो, कैसे हेक्सागन, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। और उन्हें सिर्फ सेल वॉल दिख रहा था। उन्हें क्या दिख रहा था? सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल दिख रहा था। अंदर का ये क्या था? खोखला था। इस तरीके से एम्प्टी कंपार्टमेंट्स और हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर उनको देखने को मिला। बताओ, क्लियर नहीं आता? अच्छा, तो अगर फर्स्ट डेड सेल रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया है तो फर्स्ट लाइव सेल, लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया? तो फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया था एंटोन वॉन लेवेनहुक ने। किसने किया था? एंटोन वॉन लेवेनहुक, ये एन है, ठीक है, ओके। अब न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? डन। तो सेल्फ डिस्कवरी में बस हम ये तीन चीजें ही पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में आने वाला, इसके बाहर कहीं नहीं आता, कहीं नहीं आता इसके बाहर। क्लियर है? चलिए कॉपी कीजिए। सो आई होप आपने लिख लिया होगा, अभी मिटाने जा रहा हूँ इसको। ओके, तो हमने सेल के बारे में पढ़ा, सेल की डिस्कवरी के बारे में पढ़ लिया है। ओके, अब हम चलते हैं सेल थियरी। यहां तक जो भी मैंने पढ़ाया पिछले 5 साल से कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा। आगे सेल थियरी से क्वेश्चन आने के चांसेस कहीं ना कहीं थोड़े बहुत रह जाते हैं। सो लेट्स सी सेल थियरी, हेडिंग डालेंगे सेल थियरी। ओके, सेल थियरी। तो सेल थियरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, कंफ्यूज जो होता है वो मैं बता देता हूं। सेल थियरी को फॉर्मुलेट किसने किया था? सेल थियरी को फॉर्मुलेट किया था शेल्डन एंड शोन ने।
वहीं सेल थ्योरी का पहला हाइपोथेसिस किसने दिया था? श्वान ने। लेकिन सेल थ्योरी को फाइनल शेप किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चाव ने। तीन अलग अलग चीजें हैं। फॉर्मुलेट किसने किया था? श्वान एंड शेल्डन। हाइपोथेसिस किसने दी थी? श्वान ने। फाइनल शेप किसने दी? रुडोल्फ विर्चाव ने। तो ये चीजें लिखेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मुलेट किसने किया था? आप नीचे लिखना, मेरे को जगह नहीं होगा इसलिए मैंने साइड में लिखा है। तो इसको फॉर्मुलेट किया था शेल्डन एंड श्वान ने। और वहीं फॉर्मुलेट करने के बाद हाइपोथेसिस किसने दी थी? सबसे पहली हाइपोथेसिस श्वान ने। और फाइनल शेप किसने दी? फाइनल शेप दिया, किसने दिया फाइनल शेप? रुडोल्फ विर्चाव ने। रुडोल्फ विर्चाव ने फाइनल शेप दी। रुडोल्फ विर्चाव ने फाइनल शेप दी। मतलब क्लियर हो गया? डन। अब हम आगे बढ़ते हैं कि शेल्डन और श्वान ने क्या, किस पे स्टडी किया था, क्या किया था, वो सब पढ़ते हैं। तो आप क्या करेंगे, एक तरफ शेल्डन लिख देंगे और एक तरफ श्वान लिख देंगे। ठीक है, एक तरफ शेल्डन लिख देंगे और दूसरी तरफ श्वान लिख देंगे। आइए शुरू करते हैं। तो यहां पे जो शेल्डन था, इसने 1838 में, ठीक है, ये कौन थे? ये थे एक जर्मन बोटनिस्ट। तो बोटनिस्ट है तो इन्होंने प्लांट पे स्टडी किया था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने स्टडी किया प्लांट पे। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने स्टडी किया प्लांट पे। और प्लांट पे स्टडी करने के बाद इन्होंने जो स्टेटमेंट दी वो दिया कि प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स को ही क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। समझ में आ गया? तो शेल्डन 1838 में जर्मन बोटनिस्ट थे, प्लांट पे स्टडी कर रहे थे। स्टडी करने के बाद इन्होंने कहा प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, जिसको हम लोग टिश्यू कहते हैं। श्वान की बात है, 1839 की बात है। ये थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। कौन थे ये? ये थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। कौन थे? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। अब क्योंकि जूलॉजिस्ट थे तो इन्होंने एनिमल्स पे स्टडी किया। किस पे स्टडी किया? इन्होंने स्टडी किया एनिमल्स पे। इन्होंने दो बातें कही। सबसे पहले एनिमल्स पे स्टडी करके इन्होंने पहली बात जो कही वो कही कि जो सेल होते हैं, सेल ऑफ एनिमल होता है, ठीक है, उसके आउटर लेयर में, उसका जो आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट में एक थिन लेयर प्रेजेंट है। क्या है? एक थिन लेयर प्रेजेंट है। तो आउटर पार्ट में क्या है? एक पतला सा लेयर प्रेजेंट है। पहला चीज। दूसरा चीज इन्होंने ये कहा कि प्लांट सेल के पास एक यूनिक कैरेक्टर है। क्या है? प्लांट सेल के पास एक यूनिक कैरेक्टर है। और वो यूनिक कैरेक्टर क्या है? वो यूनिक कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। यानी कि प्लांट्स के पास क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल प्रेजेंट है और वो उसे यूनिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। एनिमल्स के अंदर ये सेल वॉल देखने को नहीं मिलता। एनिमल्स के अंदर जो डीलिमिटिंग या आउटर लेयर होता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे कि इन्होंने कहा था कि इसके आउटर पार्ट में थिन लेयर प्रेजेंट है, जिसको बाद में जाके हम लोग सेल मेम्ब्रेन ही कहते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए, क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में श्वान ने हाइपोथेसिस दी, जिसे कि यहां पे लिखा है। तो इनकी हाइपोथेसिस क्या थी? वो कुछ इस तरीके से थी कि उन्होंने कहा, नीचे लिखते हैं, इन्होंने कहा कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स ले लो या एनिमल्स ले लो, दे आर मेड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। तो ये उनकी पहली हाइपोथेसिस थी। क्लियर हुआ? यहां तक नोट कीजिए, आगे लिखेंगे। पॉज करना और नोट करना फटाफट, स्लोली।
आई होप आपने लिख लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम लोग क्या करेंगे, सेल थियरी को ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इसमें आने वाली प्रॉब्लम्स को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स क्या था? सेल थियरी बढ़िया चल रही थी, दोनों साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन चुल तो मची रहती है इंसानों को। तो बाकी के साइंटिस्ट लोगों ने पूछा कि तुमने ये सब बातें तो बोल दी, अब हमें ये भी बता दो कि एक नया सेल आता कहां से, फ्रॉम वेयर अ न्यू सेल ओरिजिनेट्स, या हाउ अ न्यू सेल इज फॉर्म्ड। और यही क्वेश्चन इन साइंटिस्ट के ड्रॉबैक्स बन गए। तो सेल थियरी का ड्रॉबैक क्या था? ये सवाल कि हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। जिस तरीके से जहां जहां अंधेरा है वहां रोशनी है, मिल ही जाता है, उसी तरीके से इस सवाल का जवाब भी आगे के साइंटिस्ट, बहुत ही बेहतरीन साइंटिस्ट थे, रुडोल्फ विर्चॉव, 1855 में इन्होंने इस सवाल का जवाब दे दिया। और उनका स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से था, ओमनी सेल्यूला इस सेल्यूला, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब यह है कि जो नया सेल होता है वो पुराने सेल से ही ओरिजिनेट होता है। नया सेल कहां से ओरिजिनेट होता है? नया सेल पुराने सेल से ही डिवीजन की मदद से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, आइए लिखते हैं। तो इसका जवाब देते हुए आए कौन? रुडोल्फ विर्चॉव, रुडोल्फ विर्चॉव। तो रुडोल्फ विर्चॉव 1855 की बात है, रुडोल्फ विर्चॉव 1855 की बात है। ठीक है, रुडोल्फ विर्चॉव 1855 की बात है। इन्होंने क्या किया? गिव फाइनल शेप टू सेल थियरी। इन्होंने सेल थियरी को एक फाइनल शेप दिया। दूसरा, 1855 में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, और वो स्टेटमेंट इस क्वेश्चन का आंसर था, और कुछ इस तरीके से था कि ओमनी सेल्यूला, ओमनी सेल्यूला इस सेल्यूला, ओमनी सेल्यूला इस सेल्यूले, ओमनी सेल्यूला इस सेल्यूले। यहां तक क्लियर हो गया? आई होप यहां तक क्लियर हो गया हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ऑल न्यू सेल्स, जितने भी तुम्हारे पास न्यू सेल्स हैं, ऑल न्यू सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ऑल न्यू सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग, सॉरी, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यहां तक क्लियर हो गया? बिल्कुल, यहां तक क्लियर हो गया। तो आइए देखते हैं कि फाइनल सेल थियरी किस तरीके से दिखता है। तो फाइनल सेल थियरी कुछ इस तरीके से दिख रहा था, फाइनल सेल थियरी कुछ इस तरीके से दिख रहा था। आई होप लाइट अप डाउन ना हो रहा हो। लेट्स सी, फटाफट खत्म करते हैं। फाइनल सेल थियरी कुछ इस तरीके से था। सबसे पहला लाइन तो इन्होंने शेल्डन और स्टोन से ही कॉपी किया था, किया कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। दूसरा लाइन इन्होंने जो कॉपी किया, वो कॉपी किया, वो क्या कॉपी किया? नहीं, वो कॉपी नहीं किए, उन्होंने खुद से दिया था, ऑल न्यू सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यहां तक क्लियर हो गया? डन। तो आई होप आपको सेल थियरी बहुत अच्छे से आ गया होगा। एक लास्ट पॉइंट ये लिख दीजिए कि सेल थियरी का एक्सेप्शन क्या था। इसका एक्सेप्शन था वायरस। क्यों वायरस? क्योंकि जो वायरस है उसको कोई भी किंगडम में नहीं रखा गया है, यानी कि उसको ट्रू लिविंग कंसीडर नहीं किया जाता। जब तक वो होस्ट के बॉडी में ना आ जाए तब तक वो लिविंग कंसीडर नहीं किया जा सकता। इसीलिए सेल थियरी जो है वायरस के लिए लागू नहीं होता। क्लियर है? आई होप आप सभी को सेल थियरी क्लियर हो गया होगा।
तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो आइए फटफट स्लोली रिवीजन कर लेते हैं। वो कुछ इस तरीके से, सबसे पहले हमने पढ़ा कि जब हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं तो हम दो तरीके की चीजें देखते हैं, एक होता है लिविंग और एक होता है नॉन लिविंग। लिविंग नॉन लिविंग से कुछ इस तरीके से अलग है कि उसमें सेल प्रेजेंट, तो सेल जिसमें प्रेजेंट है वो एनिमेट, सेल जिसमें एब्सेंट है वो इनएनिमेट। जो ऑर्गेनिजम्स हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं वो सेल्स के बने हैं। अगर वो सिंगल सेल के बने हैं तो यूनिसेलुलर, बहुत सारे सेल्स के बने हैं तो मल्टीसेलुलर। अब जो सिंगल सेल का बना है वो सारे बेसिक फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, इसीलिए वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है। वहीं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। यूनिसेलुलर का एग्जांपल हमने पढ़ा अमीबा एंड बैक्टीरिया, मल्टीसेलुलर का एग्जांपल हमने क्या पढ़ा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। यही नहीं, हमने ये भी पढ़ा कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर हमने ये पढ़ा डिस्कवरी ऑफ सेल, फर्स्ट डेड सेल डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, कॉक सेल पे किया था, सिर्फ सेल वॉल उन्हें दिखी थी, बट ये बात उन्हें नहीं पता थी कि वो सिर्फ सेल वॉल है। उन्होंने इसी को सेल कंसीडर कर लिया, उन्होंने कहा एम्प्टी कंपार्टमेंट्स होते हैं, जबकि एम्प्टी कंपार्टमेंट्स नहीं होते हैं। सेल के अंदर चीजें भरी होती है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्मा होता है, ऐसे काफी चीजें होती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, बट खाली तो नहीं होती। हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर उन्हें दिखा था। फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया था एंटोन वॉन लिवेनहुक ने। फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। इसके बाद हम पढ़ते हैं सेल थ्योरी, जिसको फॉर्मुलेट किया था शेल्डन एंड शॉन ने, जिसका हाइपोथेसिस दिया था शॉन ने, जिसका फाइनल शेप दिया था रुडोल्फ विर्चॉव ने। शेल्डन 1838 की बात है, जर्मन बोटेनिस्ट थे, प्लांट्स पे स्टडी कर रहे थे। उन्होंने कहा प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। शॉन 1839 की बात है, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने एनिमल्स पे स्टडी किया और कहा एनिमल सेल के बाहर एक थिन लेयर है, उसको कहा गया सेल मेम्ब्रेन लेटरली। वहीं उन्होंने और भी बातें कहते हुए ये कहा कि प्लांट सेल के पास एक यूनिक कैरेक्टर होता है और वो होता है सेल वॉल का प्रेजेंस। इतना ही नहीं, उन्होंने हाइपोथेसिस में ये भी कहा कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। सवाल ये उठा कि हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, तो आंसर इनके पास नहीं था। तो रुडोल्फ विर्चॉव 1855 में आते हुए ये कहते हैं कि ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, और इसे कहने के बाद वो ये समझाते हैं कि ऑल न्यू सेल्स ओरिजिनेट या टेक फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इतना ही नहीं समझा है कि उनको सेल फाइनल शेप देना पड़ा सेल थ्योरी को, और पहला स्टेटमेंट उन्होंने कॉपी पेस्ट किया कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। वहीं दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने ये कहा कि ऑल न्यू सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। एक्सेप्शन इसका वायरस है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।